आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के अंतर्गत आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ, आदर्शवाद और शिक्षक, आदर्शवाद और बालक, आदर्शवाद और विद्यालय, आदर्शवाद और अनुशासन, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किया था। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आएंगी। आप लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो भी टॉपिक आपके मन में प्रश्न बनते होंगे उनको आप क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से दर्शा सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइडियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि के संदर्भ में आदर्शवादियों का मत है कि कोई भी शिक्षण विधि अच्छी नहीं है। वे अपने को शिक्षण विधियों का निर्धारक मानते हैं। इस संबंध में बटलर ने लिखा है, ध्यान रखिएगा ये बातें बटलर ने कही हैं। बटलर ने लिखा है, आदर्शवादी स्वयं को किसी एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माता और निर्धारक समझते हैं। आदर्शवादियों का मत है कि किसी भी रूढ़िवादी शिक्षण विधि को अपनाने से विद्यार्थियों की इच्छा और तर्क शक्ति का दमन होता है। इसलिए रूढ़िवादी शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है। आदर्शवादी दार्शनिकों ने किसी एक शिक्षण विधि को न अपना करके बल्कि विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाई हैं। इस कारण से आदर्शवाद में कोई एक शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि ज्ञान के अन्वेषण में
या ज्ञान की खोज में जो भी विधि सहायता दे वही उपयुक्त है। कुछ शिक्षण विधियां हैं जिनका प्रतिपादन माना जाता है प्रतिपादक के द्वारा या आदर्शवादियों के द्वारा। तो सबसे पहले सुकरात हैं। तो सुकरात ने प्रश्न विधि, ध्यान रखिएगा, सुकरात ने ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि प्रश्न विधि का निर्माण किसने किया या प्रश्न विधि का निर्माता कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न विधि का निर्माता जो है वो सुकरात है। प्लेटो जो है, प्लेटो संवाद विधि, अरस्तु आगमन निगमन विधि, हीगल तर्क विधि, हर्बर्ट निर्देश विधि, फ्रॉबेल खेल द्वारा शिक्षा विधि, पेस्टोलॉजी अभ्यास व आवृत्ति। तो इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर में कि इस विधि का निर्माता कौन है। पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न आए भी हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। सुकरात जो है वो प्रश्न विधि, प्लेटो ने संवाद विधि, अरस्तु आगमन और निगमन विधि, हीगल तर्क विधि, हर्बर्ट निर्देश विधि, फ्रॉबेल खेल द्वारा शिक्षा विधि और पेस्टोलॉजी अभ्यास व आवृत्ति। आदर्शवादियों के अनुसार बालकों को शिक्षा देने की सबसे उत्तम विधि प्रश्नोत्तर और वाद विवाद, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड। और इन्हीं विधियों के द्वारा बालकों में विचार और तर्क करने की शक्ति प्रबल हो जाती है और निर्णय करने का या निर्णय करने की शक्ति का जो है वो विकास हो जाता है। आदर्शवादी व्याख्यान विधि को भी महत्व देते हैं, लेक्चर मेथड उसको भी महत्व देते हैं, क्योंकि वे यह मानते हैं कि इस विधि के द्वारा बालकों को वस्तुनिष्ठ ज्ञान दिया जा सकता है और उनमें रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रति सौंदर्याभूत की भावना को जगाया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं।
आदर्शवाद और शिक्षक, आइडियलिज्म एंड टीचर। आदर्शवादियों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रास जो है, रास ने शिक्षक के महत्व को दर्शाते हुए, बताते हुए कहा है कि प्रकृतिवादी कटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो सकता है, परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को चाहता है। इस प्रकार शिक्षक अपने प्रयत्नों से शिक्षार्थियों को जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है, उस उच्चता में पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है, जिस पर वह अपने आप नहीं पहुंच सकता। आपको बता दें कि आदर्शवादी जो विचारधारा है, वो विचारधारा प्रकृतिवादी विचारधारा के विपरीत है। इसीलिए यहाँ पे रास ने कहा है कि प्रकृतिवादी जो हैं वो कटीली झाड़ियों से तो संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन आदर्शवादी जो हैं वो सुंदर गुलाबों को चाहते हैं। क्योंकि प्रकृतिवाद कहता ही है कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, वह खुद ही सीख जाएगा। प्रसिद्ध जो आदर्शवादी फ्रोबेल है, उन्होंने शिक्षक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षालय जो है वो एक बाग है और शिक्षार्थी कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली। जिस तरह से पौधे का विकास उसके आंतरिक नियमों के अनुसार होता है, उसी प्रकार बालक का विकास भी उसके आंतरिक नियमों के अनुसार होता है। यह संभव नहीं है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर के गुलाब का पौधा बन जाए। फिर भी माली के लिए कुछ कार्य है, वह अपनी कला में चतुर है, अतः वह गोभी और गुलाब दोनों को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। इस प्रकार से उसकी उपस्थिति में
उससे कहीं अच्छे परिणाम होते हैं जितने उसकी अनुपस्थिति में होते हैं। यह बात कौबिल ने जो है शिक्षक के विषय में कही है, क्योंकि शिक्षक को अपनी कला का ज्ञान होता है, इसलिए वह बालकों की प्रकृति के अनुसार उनके सर्वोत्तम विकास में सहायता प्रदान कर सकता है। प्रोफेसर हॉर्नी ने शिक्षक को शिक्षार्थी के व्यक्तिगत मित्र के रूप में देखा है। उनके अनुसार शिक्षक ही शिक्षार्थी में सीखने की इच्छा जागृत करते हैं और शिक्षक ही मानव को पूर्णता प्रदान करने में या एक आदर्श व्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होते हैं। थॉम्पसन जो है इनके अनुसार शिक्षा बालक के लिए वास्तविक सत्य का मूर्त रूप है। शिक्षक जो है वो बालक के लिए वास्तविक सत्य का मूर्त रूप है। ईश्वर ही परम गुरु माना जाता है और बालक के लिए उसका गुरु ही ईश्वर का प्रतिरूप होता है। आपने भी सुना होगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु जो होता है वो ईश्वर की प्रतिभूत होता है। ऐसा मानना है किसका? ऐसा मानना है आदर्शवादियों का। चूंकि मैंने आपको बताया था कि आदर्शवादी जो हैं वो अध्यात्म पर अत्यधिक बल देते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक बालक की शिक्षा में मानसिक पूर्णता के लिए विशेष पर्यावरण जो है वो प्रस्तुत करता है। अपनी आदर्शों से बालक को प्रभावित करता है, उसका पथ प्रदर्शन करता है और सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। वातावरण पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में बालक की सहायता करता है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा पूर्ण सीखना संभव होता है। शिक्षार्थी जिन सत्यों को प्राप्त करता है उनकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता जानने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। आत्म साक्षात्कार के लिए शिक्षक की आवश्यकता बतलाते हुए रॉस ने कहा है कि शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध पर विचार करने से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी की तरह शिक्षक भी अपनी मुक्ति का मार्ग बना रहा है। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया द्वारा आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं। ये बातें रॉस ने कही और किस हेतु कही? आत्म साक्षात्कार के लिए कही। क्या एक बार फिर से सुन लीजिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए
रॉस ने क्या कहा? शिक्षक की आवश्यकता को बतलाते हुए रॉस ने कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध पर विचार करने से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी की तरह शिक्षक भी अपनी मुक्ति का मार्ग बना रहा है। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया द्वारा आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं। तो आदर्शवादियों ने शिक्षक को जो है वो महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बालकों को कुछ भी सिखाने के लिए या कुछ भी बताने के लिए शिक्षक की परम आवश्यकता होती है। बिना शिक्षक के ज्ञान करा पाना जो है वो संभव नहीं है। आइए आगे हम देखते हैं आदर्शवाद और विद्यालय। आदर्शवाद और सबसे पहले देखते हैं आदर्शवाद और बालक, आइडियलिज्म एंड चाइल्ड। आदर्शवादियों ने शिक्षा में आदर्शों या विचारों को प्रमुख स्थान दिया है। उनके अनुसार बालकों में इन आदर्शों और विचारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देना और उनमें सूझबूझ का विकास करना शिक्षक का परम कर्तव्य है। उन्होंने अपनी पाठ्यक्रम का निर्माण भी उन्हीं आदर्शों और विचारों के आधार पर किया है। इस प्रकार से आदर्शवाद अपनी शिक्षा व्यवस्था में बालक को केंद्रीय स्थान प्रदान नहीं करता है। आदर्शों, विचारों और शिक्षक की तुलना में बालक का जो स्थान है वो गौड़ है। इसके बारे में आदर्शवाद और विद्यालय, आइडियलिज्म एंड स्कूल। आदर्शवादियों ने शिक्षा के लिए विद्यालय को अत्यंत आवश्यक माना है। उनका कहना है कि विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ पर बालकों को विचार और तर्क करने के लिए उचित पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है।
जहाँ सामाजिक गुणों का विकास होता है, जहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण करने का अवसर मिलता है, और जहाँ समाज कल्याण से संबंधित प्रश्नों और उनके समाधान पर विचार किया जाता है। आगे देखते हैं आदर्शवाद और अनुशासन। प्रसिद्ध आदर्शवादी फ्रॉगल ने कहा है कि बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके तथा उसके साथ प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करके उस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। आदर्शवादी अनुशासन के संदर्भ में बालकों के ऊपर कहते हैं कि प्रोफेसर हॉर्नी ने कहा है आदर्शवाद और अनुशासन पर कि शक्ति का प्रारंभ बाह्य रूप से होता है, परंतु यह उचित होगा कि यदि इसका अंत आदत निर्माण द्वारा आंतरिक रूप में हो। इस प्रकार से आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर हैं। वे दमनकारी कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि दंड और भय से स्थापित किया गया अनुशासन अस्थायी होता है और न ही वे स्वतंत्र अनुशासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र अनुशासन से बालक के विकास में बाधा उपस्थित होती है। उनका विश्वास है कि बालकों को उच्च आदर्शों, विचारों, मूल्यों, कर्तव्यों आदि से परिचित करा करके उनमें आत्मानुशासन की भावना पैदा करनी चाहिए, जिससे कि वह अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। थॉमस और लैंग ने कहा है कि प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। आदर्शवादियों का मत है कि अनुशासन बालक के लिए आवश्यक है। अनुशासन के अभाव में वह सत्यम, शिवम, सुंदरम का उपासक नहीं बन सकता और न ही वह आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षक का दायित्व है कि वह अपनी उच्च आदर्शों से बालक को इस प्रकार से प्रभावित करे जिससे उसके अंदर अनुशासन अपने आप ही विकसित हो जाए। प्रभाव द्वारा स्थापित अनुशासन अधिक अस्थायी होता है। आइए चैप्टर के एंड में कुछ हम आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर से उनके संदर्भ में
आपको बता दें। जैसे पूछ देता है कि आदर्शवादी किस पर सबसे अत्यधिक बल देता है, किस पक्ष पर, भौतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष। तो आपको पता है कि आदर्शवादी जो है सबसे अधिक किस पक्ष पर बल देता है, वो देता है आध्यात्मिक पक्ष पर। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य कैसे हैं। तो आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो वैयक्तिक और सामाजिक दोनों। अब पूछता है कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम विशेष रूप से कौन सा होता है। तो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम जो है वो अनुभव केंद्रित होता है। आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधियां कौन सी हैं? तो उसमें आपको मैंने बताया कि प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि जो है वो आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या होता है। तो शिक्षक का स्थान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो शिक्षक का स्थान जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सी विचारधारा आध्यात्मिक मूल्यों को शाश्वत, दैवी और अस्थायी मानती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा है, वो आदर्शवाद है। और क्वेश्चन बोलता है कि धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन करता है। तो धार्मिक शिक्षा का समर्थन आदर्शवाद करता है। और आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है। तो आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन जो है वो उद्देश्य के क्षेत्र में है। तो ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा प्रकृतिवाद, जिसको हम नेचुरलिज्म कहते हैं। यहाँ पर आपको 3 विचारधाराएं पढ़नी हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रकृतिवाद से। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आएंगी। मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।